पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में आयोजित गोष्ठी पर एक नजर। गर्मी के मौसम में कैसे करें दुधारू पशुओं की देखरेख और प्रबंधन। किसान अपने स्तर पर कैसे करें बीजों का अंकुरण परीक्षण। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद पूरे प्रदेश में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों की परिस्थिति के अनुसार कृषकों की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के माध्यम से कृषि शोध परियोजनाओं का संचालन करता है, जिससे कि प्रदेश के किसानों को कृषि क्षेत्र में लाभ हो, साथ ही साथ इससे प्रदेश का भी विकास हो सके। लेकिन देखा जाए तो पिछले 3 दशकों से इस क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ, जो कि एक चिंता का विषय है। इसलिए इस बात को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं से। देखिए, हम पहले भी बात करते रहे हैं कि कृषि के समग्र विकास के लिए कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान का सशक्त होना आवश्यक है। प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद 89 से स्थापित है। ये परियोजनाएं भी वितरित करती रही हैं और शोध परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी हमारे विभिन्न संस्थान के वैज्ञानिकों के कंधों पर रही है। मुख्य तौर पर चूँकि हमारी प्रदेश स्तरीय संस्था है और हम प्रदेश की बात करते हैं, तो हमारे प्रादेशिक व्यवस्था में जो मुख्य संस्थान हैं जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वो कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कुछ अग्रणी कार्य करेंगे, वो संस्थान हमारे कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य प्रदेश स्तरीय संस्थाएं हैं। उनसे अतिरिक्त दूसरी भी संस्थाएं हैं, जैसे जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं या कुछ NGOs हैं या केंद्रीय संस्थाएं हैं, वो भी कार्यरत हैं। हमने पिछले 1.5 साल के जो हमारी परियोजनाएं हमारे द्वारा हमारे कार्यकाल में वित्त पोषित परियोजनाएं 1.5 साल के लगभग पूरी कर चुकी हैं। उन परियोजनाओं का जो मेरा व्यक्तिगत आकलन था रिव्यू कमिटीज़ की रिपोर्ट के आधार पे या हमारे व्यक्तिगत भ्रमण के दौरान हमारे कृषि विश्वविद्यालयों के जो परियोजनाएं थीं, उन परियोजनाओं को लेकर के मैं काफ़ी आहत था, क्योंकि चाहे हम कानपुर कृषि विश्वविद्यालय की बात करें या फैजाबाद विश्वविद्यालय की बात करें या मेरठ कृषि विश्वविद्यालय की बात करें या अन्य केंद्रीय संस्थाओं की बात करें, तो जो हमारी प्रदेश स्तरीय संस्थाएं हैं, इनमें सियाट्स इलाहाबाद को छोड़ करके, जो कि पूर्ण रूप से प्रदेश की संस्था नहीं है, यह अर्ध सरकारी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मोड में कार्यरत है, उसकी परफॉर्मेंस तो संतोषजनक रही है और काफ़ी अच्छी भी रही है। कुछ परियोजनाओं में 1-2 परियोजनाएं ऐसी भी हैं जिन्हें हम उत्कृष्ट की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश के जो कृषि विश्वविद्यालय, जो हमारे सरकारी तंत्र के कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय, बादा कृषि विश्वविद्यालय को हमने कोई परियोजना नहीं दे रखी है, लिहाजा हम बादा कृषि विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कानपुर कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय या मेरठ की बात करें तो आज स्थिति यह है कि मेरठ इन तीनों विश्वविद्यालयों में अग्रणी पंक्ति पे है, लेकिन उत्कृष्ट की श्रेणी में मेरठ भी नहीं है। फैजाबाद और कानपुर की स्थिति हमारी नज़र में
बहुत उत्साहजनक नहीं है। ये सारी परिस्थितियाँ मुझे बाध्य करी कि हम क्या करें, कैसे करें, जिससे कि एक स्पर्धा का वातावरण बन सके। डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने 7 व 8 मई को 2 दिवसीय तकनीकी मूल्यांकन कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें पूरे प्रदेश में चल रही कुल 41 परियोजनाओं का मूल्यांकन विशिष्ट कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता विशिष्ट कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर P.K. गुप्ता ने की। इस कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संस्थानों के वैज्ञानिक उपस्थित थे। तकनीकी मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष और विषय विशेषज्ञों का उपकार महानिदेशक द्वारा स्वागत किया गया। तकनीकी मूल्यांकन कार्यशाला में उपस्थित अनावेशकों और विषय विशेषज्ञों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी 41 अच्छी और बुरी परियोजनाओं पर चर्चा करते हुए इन परियोजनाओं में सुधार और गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के उपायों पर मंथन किया गया। 2 दिन की ये जो कार्यशाला रही, यह कार्यशाला मैं व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी सफल मानता हूँ। सफल इस दृष्टिकोण से कि इसमें काफ़ी खट्टे मीठे अनुभव हुए, कुछ पीआईज काफ़ी आहत महसूस किए। हो सकता है कि मेरे इन वक्तव्यों से कुछ किसी विश्वविद्यालयों के कुलपति भी आहत महसूस करें, तो मेरा विनम्रतापूर्वक उनसे यह अनुरोध है कि आहत महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी प्रदेश के लिए कार्य कर रहे हैं, समग्र कृषि के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और कृषि शिक्षा अनुसंधान के माध्यम से कर रहे हैं। तो हमारा मुख्य मकसद यह है कि विकास होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, हम कृषि शिक्षा अनुसंधान के लिए के क्षेत्र में अपने आप को कैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर सकें। इन सारी विचार मंथन के दौरान जो मुख्य बात निकल कर के आई, वह बात यह निकल कर के आई कि कोई भी परियोजना अन्वेषक यह नहीं चाहता कि उसकी परियोजना असफल साबित हो या वो कार्य नहीं करना चाहता। उसमें 2 बिंदु विशेष तौर पर उभर कर आए। विश्वविद्यालय का वित्तीय प्रशासन उतना अपेक्षित नहीं रहता रहा है, और केवल विश्वविद्यालय का ही नहीं, उपकार के लेवल पे भी कुछ समस्याएं थी। उन समस्याओं को भी हमने इस विचार मंथन के दौरान, वर्कशॉप के दौरान उनको ठीक करने का प्रयास किया है। उसी के तहत हमने वित्तीय स्वीकृतियों के लिए एक नया प्रस्ताव उसमें हम ले जा रहे हैं, ताकि कम से कम फाइनेंशियल रिलीज जो हम करते हैं वो समय से किया जा सके, जिससे कि परियोजनाएं बाधित न हो। सबको मिल करके मानसिकता को बदलना होगा कि हम यहाँ पे इस संस्थान में कृषि शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हैं, न कि हम वैज्ञानिकों पे प्रशासनिक नियंत्रण करने के लिए हैं। मुझे खुशी है कि ये जो हमारी परियोजनाएं थी, इन परियोजनाओं में कम से कम 15-16 परियोजनाएं ऐसी थीं जिनको पिछले 2 दिन के दौरान उत्कृष्ट श्रेणी में मूल्यांकन किया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये उत्कृष्ट परियोजनाएं कम से कम प्रदेश के लिए कुछ अच्छा कर सकेंगी और हमारे किसानों को इसका सीधा लाभ आने वाले दिनों में मिल सकेगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से पशुपालक भाई दुधारू पशुओं का पालन करके अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों गर्मी के मौसम में पशुपालक भाइयों को अपने दुधारू पशुओं की विशेष रूप से देखभाल करने की जरूरत होती है, क्योंकि इस मौसम में उनकी सही तरीके से देखरेख नहीं करने के कारण उनके स्वास्थ्य के साथ साथ दुग्ध उत्पादन में भी कमी देखने को मिलती है। इसलिए पशुपालक भाई कैसे करें इन दुधारू पशुओं की देखरेख और प्रबंधन, इस बारे में अपने अनुभवों को बता रहे हैं कानपुर देहात के सफल पशुपालक आलोक सिंह।
मेरे पिताजी द्वारा ये व्यापार काफ़ी पहले से किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जब मैं इसमें शामिल हुआ तो मैं इसमें चाह रहा था कुछ आधुनिक तरीके से इसको कार्य किया जाए। तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इतनी अच्छी योजना है कामधेनु योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। सर्वप्रथम 100 पशुओं के पालन के लिए कामधेनु योजना लाई गई थी। बाद में छोटे पशुपालकों को ध्यान में रखते हुए 50 पशुओं के पालन के लिए मिनी कामधेनु योजना और 25 पशुओं के पालन के लिए माइक्रो कामधेनु योजना की घोषणा की गई, जिससे जुड़कर बहुत से किसान आज लाखों की आय कमा रहे हैं। इन्हीं किसानों में से एक है ये हमारे किसान भाई। तो मैंने फैसला किया कि मैं इस योजना को लेता हूं और कुछ नया करके इसको आधुनिक तरीके से करने की कोशिश करता हूं। तो फिर मैंने इस योजना का मैं हिस्सा बना और मैंने ये योजना मिनी कामधेनु का लाभार्थी हूँ। और इसके बाद जो डेयरी का पूरी स्थापना थी वो पूर्ण हो चुकी है, जिसमें मैंने अपने पशु भी पूरे विक्रय कर लिए हैं और हमारा उसका रहने का स्थान और हर जो भी चीज़ें थी मैंने संपूर्ण कर ली हैं। और इस आधुनिक तरीके से करने से बहुत अच्छा अनुभव मेरा रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके पशु स्वस्थ हैं और पशु जब स्वस्थ रहेंगे तो उनका दूध उत्पादन भी निरंतर अच्छा बना रहेगा। और इसके लिए एक किसान भाई अपनी गायों का प्रबंधन और देखरेख कैसे करते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमारे पशु हैं उनका स्वास्थ्य पे हमने विशेष उसको ध्यान दिया है। उनके जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं समय समय पर उसको विटामिन की ज़रूरत है या जो भी चीज़ें हैं मैं उसको पूर्ण तरीके से देने की कोशिश करता हूँ, जिसमें विटामिन का जो हिस्सा है, जो व्हीट स्ट्रॉ है, जो संपूर्ण एक जो पौष्टिक आहार पशु को मिलना चाहिए वो पूरा प्रयास करता हूँ कि उसमें कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। आप देख भी सकते हैं मेरे पशुओं की जो स्वास्थ्य है वो आपको एकदम अच्छा लगेगा। और उनके स्वास्थ्य के लिए मैंने 2-3 चीज़ें भी अलग से कर रखी हैं। जैसे गर्मी के मौसम में हमने जो HF गाय होती हैं, होलिस्टीन गाय को मैंने अपना फार्म में शामिल किया है। तो उनको गर्मी के दिनों में काफ़ी समस्याएं रहती थी, जो अब मैंने एक फॉगर सिस्टम लगवा दिया है, जिसकी वजह से 10 से 15 डिग्री तक का तापमान है उसमें गिरावट हो जाती है, जिससे उनको काफ़ी आराम महसूस होता है। और जो गर्मी के तापमान की वजह से उनका फीड इनटेक था वो जो गिर जाया करता था वो नहीं होता है। जब अच्छे से उनका खान पान रहता है तो उनका जो दूध का प्रोडक्शन है उसमें भी गिरावट नहीं आती है, जिससे हमको आर्थिक नुकसान भी नहीं होता है। और इस तरीके से करने से हमारे जो पशुओं में जो उसके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती थी वो भी हमारी एकदम ना के बराबर रह गई हैं। और इसमें सबसे विशेष सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और हमारे यहाँ जो हम गायों की दूध को दुहाते हैं वो हम मशीनों के द्वारा उसका करते हैं मिल्किंग। तो फ़ायदा ये रहता है कि अलग अलग आदमी से दुहाने से उनके थनों में अलग अलग प्रेशर से कोई बहुत अच्छा नहीं दूह पाता है, वो उसको स्ट्रेच करता है तो उससे मैस्टाइटिस कम होने की संभावना होती है, उसको रिलैक्स माहौल में दूध देती है। तो उसका प्रोडक्शन भी काफ़ी बेहतर पहले से महसूस किया है मैंने, और जिससे हमको बहुत आर्थिक लाभ मिल रहा है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। रबी फसलों की कटाई के बाद प्रदेश के किसान भाई खरीफ फसलों की खेती करेंगे, लेकिन इन फसलों की बुआई से पहले उन्हें बीज खरीदते समय और बीजों के अंकुरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इन्हीं पर फसल से मिलने वाली उपज का पूरा दारोमदार होता है। तो हमारे किसान भाई बीज को खरीदते समय, इसके अंकुरण के समय कौन कौन से वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश सिंह। अब आप खरीफ की बोनी करेंगे और बोनी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आदान होता है वो होता है बीज का। और बीज के साथ अक्सर
आपकी समस्या ये होती है कि या समय पे आपको बीज उपलब्ध नहीं होता है, या जब बीज आपको मिलता है तो उस बीज की कैसी गुणवत्ता है इस बात का आपको जानकारी नहीं होती है। तो बीज को कैसे हम पहचाने, अच्छा बीज क्या होता है, इस बात के लिए ज़रूरी है कि जब भी कहीं बीज खरीदने जाएं या वो बीज हमारे घर का हो तो बोनी से पहले क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसी बात पे आज हम चर्चा यहाँ पे करना चाहेंगे। क्योंकि बीज एक ऐसा आदान है कि आपके खेत में अगर बीज अच्छा नहीं है तो आपके उत्पादन पे भारी कमी आ जाती है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं बीज के अंकुरण परीक्षण की, क्योंकि किसी भी फसल की बुआई से पहले उस फसल के बीज के अंकुरण की जांच करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बीज के अंकुरण पर ही फसल का बीज दर निर्भर करता है। तो किसान भाइयों, आप बीज के अंकुरण की जांच किस तरह से करें, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, ये आप एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप अपने खेत की बोनी करने जा रहे हो तो वह बीज चाहे आपके घर का हो, चाहे आपके पड़ोसी का हो, और चाहे आप कहीं से खरीद कर लाए हो, सबसे पहले बीज की गुणवत्ता की जानकारी होना जरूरी है। बहुत ही सरल और साधारण तरीका है, उस तरीके को हम बोलते हैं कि बीज का अंकुरण परीक्षण, यानी बीज की जांच जरूरी होती है। और बीज की जांच करने के उपरांत ही हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो बीज है वो कितनी मात्रा हमारे खेत में बोना चाहिए। तो बीज का जो अंकुरण परीक्षण है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और बहुत ही साधारण तरीका है। आप जिस भी फसल का बीज बोना चाह रहे हैं या बोने जा रहे हैं उसके 100 दाने गिन करके या 200 दाने गिन करके आप ले लीजिए। 100 दाने इसलिए ले लीजिए कि जब 100 दाने आप लेते हैं तो अंकुरण प्रतिशत निकालने में आपको आसानी हो जाती है। तो बहुत ही सरल तरीका है, बीज के 100 दाने गिन करके आप ले लीजिए, उसको एक बोरी की फट्टी में, बोरी की फट्टी गीला कर दीजिए और उसके बोरी की फट्टी को फैला दीजिए और उसके 10 लाइन आप बना दीजिए, और हर लाइन में 10-10 दाने आप बीज के डाल दीजिए लाइन से। और इसके बाद धीरे धीरे बोरी को क्या करेंगे, फट्टी को रोल कर देंगे आप, और रोल करने के बाद आप उसको पानी छिड़क करके रख दीजिए। 1 सप्ताह 4 दिन आप रखेंगे, उसमें से बीज का अंकुरण आ जाएगा। उस अंकुरण को गिन करके आप पता कर सकते हैं कि हमारा जो बीज है वो किस स्तर का है, यानी कितना जमा और कितना नहीं जमा। अब 100 दाने जो बीज के आपने बोया है उसमें से अगर आपका 85 दाना 80 दाना जम गया तो हम कहते हैं कि ये बीज बहुत बढ़िया है, यानी इस बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी, इसकी गुणवत्ता है। अब जो है आपको बीज की मात्रा जितना संस्तुत की गई है, जितना दर है बीज दर, उतना ही अपने खेत में बोना चाहिए। लेकिन अगर आपका बीज 70 दाना जमा या उससे कम जमा थोड़ा, तो आप यह ध्यान रखें कि अब जो है हमारे बीज की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब भी बीज की बोनी हो, बहुत सरल तरीका है कि बीज का अंकुरण परीक्षण करें। हमने तो एक तरीका बताया बोरी की फट्टी में, अब आप चाहें इसको तो गमले के अंदर भी रख सकते हैं। गमले में आप उसी 100 दाना लगा दीजिए, या क्यारी बना करके 100 दाना लगा दीजिए, या पेपर में लपेट दीजिए, या कपड़े में लपेट दीजिए। आप देखते हैं, आप चना या मूंग भिगो कर खाते हैं, रख देते हैं, 3 दिन में जर्मिनेशन आ जाता है। तो यही साधारण तरीका है कि किसी भी तरह से आपके बीज का जर्मिनेशन होना चाहिए। यह तो बीज अंकुरण की जांच करने की बात हो गई। अब बात करते हैं विभिन्न फसलों के बीजों को खरीदते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में। तो किसान भाई, बीज को खरीदते समय आप कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को अमल में लाएं, आइए जानते हैं। लेकिन जब भी आप बीज खरीदने जाते हैं तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है कि जो बीज आप खरीदने जा रहे हैं वह किस प्रजाति का है और किस स्थान पे उसको तैयार किया गया है। सबसे जो अच्छा बीज हम मानते हैं वह अगर किसी विश्वविद्यालय या किसी इंस्टीट्यूट के, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से तैयार किया गया है, तो निश्चित है कि उनके ब्रीडर होते हैं और उसको गुणवत्ता युक्त वो बीज को तैयार करते हैं। तो उस खरीदते समय सावधानी रखें कि जब भी आप बीज खरीदें तो किसी गवर्नमेंट एजेंसी या किसी विश्वसनीय संस्थाओं से आप खरीदें। जब आप कहीं अगर प्राइवेट से भी बीज खरीदते हैं तो उसमें भी आप ध्यान रखें कि उनका जो रैपर है, बीज का लेबल है, सबसे पहले तो उनसे पक्का बिल आप लें, और इसके बाद उसका जो रैपर होता है उसको आप संभाल के रखें, टैग उसका जो है संभाल के रखें। क्योंकि जैसे आप बीज के बारे में जानते हैं, बीज आपके 4 तरह के होते हैं। आपका न्यूक्लियस बीज है, ब्रीडर सीड है, फाउंडेशन है और
सर्टिफाइड सीड है। तो अगर आप बीज का टैग रखे हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस स्तर का बीज आपने खरीदा है। साथ ही बीज का थोड़ा सैंपल भी अगर आप बचा के रख लेते हैं तो उससे आपको और आसानी हो जाती है अगर आपका बीज अच्छा नहीं जमता है या बीज में किसी तरह की कमियां पाई जाती हैं, या अगर बीज आपका अच्छा है तब भी आपको अगली फसल के लिए वो काम करता है। तो ये जरूर सावधान रखें, चूंकि आप महंगा बीज बोते हैं और बीज के ही ऊपर आपका पूरा एक सीजन निर्धारित होता है, इसलिए बीज में आप बिल्कुल लापरवाही न बरतें। अगर आप बीज चाहे अपने घर का हो और चाहे आप बाजार से खरीद के ला रहे हो, हम अक्सर देखते हैं कि आप बीज जब लाते हैं तो उसको कई जगह उठा के पटक देते हैं। अगर आपका बीज ज़्यादा पटक दिया आपने या ज़्यादा थ्रेसिंग में भी आपने डैमेज कर दिया तो उसके जो एम्ब्रियोज होते हैं, आंखें जो होती हैं, वो टूट जाती हैं और इससे भी आपका बीज नहीं जमता है। या बीज आपने लाया, अच्छा बीज लाया, आपने कहीं उसको नमी में बाहर छोड़ दिया तो भी आपका बीज नहीं जमेगा। रख रखाव की सावधानी भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बीज एक बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है, यानी बहुत ही कहें कि नाजुक होता है। इसको जितना आप अच्छे से बचा के उपयोग करेंगे उतना ही आपको अधिक उत्पादन देगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है बेलहरी, जिला गाजीपुर के कृषक चेतन लाल ने। इनकी टमाटर की फसल में कुछ कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है, यह इनके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो चेतन लाल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, टमाटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है और हमारे प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में, बहुत बड़े एरिया में इसकी खेती की जाती है। लेकिन देखा यह गया है कि किसान भाई कुछ छोटी छोटी गलतियां करते जाते हैं, जिनकी वजह से टमाटर के खेतों में कीड़े मकोड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है और उसके नियंत्रण के लिए किसानों को इतना ज़्यादा दवाओं का प्रयोग करना होता है कि बाद में उस दवा से भी, किसी भी दवा के प्रयोग से वो कीड़े मकोड़े कंट्रोल यानी नियंत्रित में नहीं होते हैं और आपकी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमारा वातावरण भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। जब आप उस टमाटर को तोड़ करके, दवा छिड़कने के तुरंत बाद तोड़ करके आप बाज़ार में बेचने जाते हो तो उस टमाटर को खाने वाले उपभोक्ता भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए टमाटर के खेती करने वाले किसानों को 2-3 मुख्य बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। एक तो सबसे मुख्य बात यह है कि किसी भी एक खेत में टमाटर और सोलेनेसी कुल की अन्य फसलें जैसे बैगन हो गया, मिर्चा हो गया, इसकी खेती लगातार नहीं करनी चाहिए। अगर सोलेनेसी कुल के पौधे टमाटर, बैगन, मिर्च, आलू किसी खेत में इसकी बार बार लगातार खेती करेंगे तो इसके ज़मीन में इस प्रकार के विषाणु या जीवाणु यानी फंजाई वगैरह सब जमा हो जाएंगे कि कुछ दिनों के बाद ये सब पौधे आपको सूखने लगेंगे, भले प्रारंभिक अवस्था में हो या फल लगने की अवस्था में हो या फूल लगने की अवस्था में है, बहुत ज़्यादा संख्या में आपके पौधे सूख जाएंगे और आपकी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि किसी एक क्षेत्र में, बहुत बड़े एरिया में किसान भाई टमाटर न लगाएं। आपस में राय मशवरा करके बारी बारी से अलग अलग वर्षों में अलग अलग किसान टमाटर लगाएं ताकि आपके इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी, विविधता बनी रहेगी। अगर आपके क्षेत्र में विविधता रहेगी, विभिन्न प्रकार की फसलें होंगी तो आपके टमाटर के खेतों में कीड़ों मकोड़ों की समस्या कम होगी। दूसरी बात, आप क्रॉप रोटेशन को अवश्य अपनाएं, माने टमाटर के बाद फिर दोबारा टमाटर, बैगन या मिर्च न लगाएं, कुछ अन्य फसलें भी ले लें ताकि रोग पैदा करने वाले जीवाणु आपके खेतों में ज़्यादा पैदा न हो। तीसरी बात यह है कि जब कभी भी टमाटर की खेती आप करते हैं और जब आपके फल ग्रसित हो जाते हैं तो देखा गया है कि उन फलों की तोड़ाई करने के बाद अच्छे फल तो आप बाज़ार में बेच देते हैं, लेकिन जो कीट ग्रसित टमाटर हैं उसको आप खेत के किनारे ही ऐसे ही फेंक देते हैं, नालियों में या गड्ढों में या कहीं भी आप खेत के किनारे ऐसे फेंक देते हैं और इन सड़े गले टमाटरों के अंदर ही कीटों का जीवन चक्र चलता रहता है और वहीं से नए नए कीट पैदा होकर के आपके खेतों में जा कर के अंडा देते रहते हैं, फिर उनका कई जीवन चक्र चलता रहता है और आपकी गलती की वजह से ही इन कीटों को ऐसा अवसर मिल जाता है कि आपके खेत में ही कई बार जीवन चक्र चलाकर आपके खेतों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा दें और उनके नियंत्रण को
करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार की दवाओं का प्रयोग करना पड़े। तो मुख्य बात से आपको इस बात की ध्यान रखनी चाहिए कि जब कभी भी अगर आपके खेत में, टमाटर के खेत में कोई कीड़ा लगता है तो जिस भाग में कीड़ा लगा हो, फल हो, उसको आप तोड़ करके कीट ग्रसित फल को आप जमीन के अंदर दबा दीजिए या उसे नष्ट कर दीजिए। खेत के पास बिल्कुल मत भेजिए। या पत्तियों में कोई रोग लगा हो या कोई कीड़े लगे हो, उन पत्तियों को भी तोड़ करके, काट करके, उनको सुखा करके जला दीजिए। चौथी बात यह है कि जब आप टमाटर की फसल लगा रहे हो तो टमाटर के साथ साथ जो गेंदा होता है, अफ्रीकन गोल्ड या आपके क्षेत्र में जो भी गेंदा पाया जाता है, गेंदे की भी 1 या 2 लाइन लगा दें। टमाटर की फसल में फल बेधक का प्रकोप लगभग हर वर्ष होता है, हर एक खेत में होता है, और इस फल बेधक के प्रकोप से फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो फल बेधक को नियंत्रित करने के लिए या उनकी संख्या को कम करने के लिए अगर आप टमाटर के साथ साथ गेंदा भी 1 या 2 लाइन में लगा लेंगे तो टमाटर का फल बेधक है, उसका एक प्रिय भोजन गेंदा भी है। तो इसकी जो सुनियाँ हैं वो टमाटर को छोड़ करके गेंदे के ऊपर आकर के उसको खाना प्रारंभ करेगी। फिर गेंदे के ऊपर छिड़काव करके आप उन सुनियों को मार सकते हैं। इसके लिए आपको टमाटर के ऊपर कोई छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हल्दी के अधिक उपज देने वाले प्रजातियों और वैज्ञानिक बुआई तकनीक, फलन अवस्था पर लीची के बाग में किए जाने वाले आवश्यक कार्य। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।